हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रमेश चंद्र पटेल। ई लेक्चर सीरीज के अंतर्गत हम लोग लगातार आपके बीच व्याख्यान प्रस्तुत कर रहे हैं और इस व्याख्यान की कड़ी में आज हम आपके बीच में लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत शामिल किया जाने वाला छायावादी जो आधुनिक की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। और इस महत्वपूर्ण कड़ी का हम जो आज इसके बारे में बताने जा रहे हैं वह है छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ ऐसी थी जो उस समय प्रमुख रूप से प्रचलित थी। तो बस आज हम प्रवृत्तियों पर ही चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप लॉन्ग गुरुदेव ग्रुप ऑफ कॉलेज का यूट्यूब चैनल लाइक करें और अपने दोस्तों तक पहुँचाने के लिए उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि नई नई वीडियो अब तक मिलते रहे। तो मैं बिना विलम्ब किए टॉपिक को प्रारंभ करता हूँ। जैसा कि छायावाद की एक पृष्ठभूमि जो हम देखते हैं वह हमें यह देखने को मिलती है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का जो दौर था वह एक दौर तो चल ही रहा था जो अपनी पराकाष्ठा पर था। गांधीवादी विचारधारा भी कहीं न कहीं ज़ोरों शोरों से हमारे सामने दिखाई पड़ती है, लेकिन उसके बीच में ही सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ सामने हमारे दिखाई पड़ती है कि पूरी दुनिया में एक प्रकार का हम देखें तो बहुत बड़ा मंथन चल रहा था, बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा था। और संघर्ष था पूरी दुनिया के सामने प्रथम विश्व युद्ध का। छायावाद की जो पृष्ठभूमि प्रारंभ होती है वह कहीं न कहीं हम उसे एक बहुत बड़े द्वंद्व के बीच, संघर्ष के बीच पाते हैं। और 1918 का जो दौर है वह कहीं न कहीं पूरी वैश्विक जो राजनीतिक चेतना है उसको प्रभावित करता है और साथ ही साथ द्वितीय विश्व युद्ध का जो दौर है वहाँ तक ले जाता है, अर्थात उसके प्रारंभ तक जाता है। तो प्रथम विश्व युद्ध के अंत से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ तक का जो समय है उसके बीच में उपजी जो विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक दशाएँ हैं उन दशाओं का जो प्रभाव हमारे साहित्य पर पड़ा और जो खासकर छायावाद युगीन साहित्य पर पड़ा वह बहुत ही अलग प्रकार से है। तो हम मुख्य रूप से देखते हैं कौन कौन सी ऐसी प्रवृत्तियाँ थी जो उस समय हमारे बीच में या इस छायावाद युगीन साहित्य में प्रचलित थी। सबसे पहली बात तो उस समय अगर हम मोटा तौर पे देखें तो सौंदर्यवादी जो भावना थी वह कहीं न कहीं से निरंतर चलती हुई दिखाई देती है। जैसा कि सौंदर्य का जो क्षेत्र था वह सौंदर्य के प्रत्येक क्षेत्र में छायावादी भी अपने सशक्त उपस्थिति दिखा रहा था। उसमें हम अगर देखें तो चाहे वह प्रकृति का सौंदर्य हो, चाहे सौंदर्य के और अन्य विभिन्न स्वरूप हों, उन सारे सौंदर्य के विभिन्न स्वरूपों पर उसका कहीं न कहीं उपस्थिति उसकी दिखाई पड़ती है। जैसे कि हम देखने के लिए पाते हैं, स्मरणीय है कि महादेवी वर्मा जी का एक वाक्य है जिसमें कहा गया है कि छायावाद की प्रकृति घट कूप आज से भरे जल के एक रूपता के समान अनेक रूपों में प्रकट एक महाप्राण बन गई और यह मनुष्य के अश्वमेघ के जलकण और पृथ्वी के ओस बिंदुओं का एक ही कारण, एक ही मूल्य है। ऐसा हम महादेवी वर्मा के शब्दों में पाते हैं। तो कहने का मतलब है प्रकृति का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जिसके सौंदर्य की चर्चा या सौंदर्य का वर्णन न किया गया हो भारतीय द्विवेद युग में। और हम भारतीय युग में भी इसको पाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं अगर हमें देखें तो हमें यह छायावाद युग में ज़्यादा प्रबल दिखाई पड़ती है। हम कुछ पंक्तियों के माध्यम से आपको बता सकते हैं कि जैसे बीती बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। इसमें अगर देखा जाए तो यह जो प्रकृति के मानवीकरण का चित्र हमारे सामने दिखाई पड़ता है, बड़ा ही अनूठा, बड़ा ही अनोखा है। और इसी तरीके से दिवसावसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही, वह संध्या सुंदरी परी सी, धीरे धीरे धीरे। तो कहीं न कहीं से प्रकृति का जो विभिन्न स्वरूप था उसके सौंदर्य बोध को लेकर के
विद्वानों की दृष्टि बहुत सूक्ष्म हुई, पैनी हुई और उस पे बहुत चिंतन मनन करके लिखा गया। और सबसे महत्वपूर्ण हम देखें तो कोई भी कोना ऐसा नहीं है, कोई भी कवि ऐसा नहीं है जिन्होंने उस प्रकृति के सौंदर्य को न लिखा हो। पंत जी के पंक्तियों में हम देखते हैं तो उन्हें मिलता है, देखता हूँ जब उपवन पियालों में फूलों के, प्रिय भर भर अपना यौवन पिलाना है मधुकर को। ऐसी ऐसी हमें महत्वपूर्ण पंक्तियाँ देखने को मिलती हैं। और हम इसी में देखें तो कहीं न कहीं इस संदर्भोज के साथ साथ दूसरी जो प्रमुख रूप से प्रवृत्ति हमारे सामने दिखाई पड़ रही थी वह थी प्रेम भावना की। प्रेम भावना का स्वरूप जो था वह बहुत कुछ हट करके यहाँ पे पनपता हुआ दिखाई पड़ता है, जिसमें प्रकृति प्रेम, नारी प्रेम, मानव प्रेम, शिशु प्रेम, मातृ प्रेम या मानवता के प्रति जो प्रेम के अलग अलग स्वरूप थे वह कहीं न कहीं से अधिक दिखाई पड़ते हैं। और समाज के विभिन्न जो वर्ग थे उन वर्गों में जो बहुत मानवीय संबंध करीब से थे उन संबंधों के बारे में, अर्थात मानवीय संबंधों के सूक्ष्म से सूक्ष्म जो प्रेम भावना थी वहाँ तक पहुँचने का कार्य किया है कवियों ने। इसमें अगर हम देखें तो पंत जी की पंक्तियाँ, छोड़ ध्रुवों की मृत छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, अभी भूल अभी से इस जब को। तो बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है कि अभी ऐसे ही इस समय कैसे मैं भूल जाऊं सब कुछ और तुम्हारे इस बालिका तुम्हारे मैं अपने आप को उलझा दूँ। तो ऐसे ही बहुत सारी मतलब प्रेम की भावनाएं प्रकट हुई हैं, व्यक्त हुई हैं। जैसे कि हम देख पाते हैं, यह तीव्र हृदय की मदिरा जी भर कर छक्कर मेरी, अब लाल आंखें दिखलाकर मुझको भी तुमने फेरी। ये आंसू में प्रसाद जी लिखते हैं। तो प्रेम की बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म संबंधों को लेकर के भावनाएं प्रकट की गई हैं। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि इसमें आध्यात्मिक प्रेम भी दिखाई पड़ता है, यानी प्रेम का जो अत्यंत सूक्ष्म रूप है वह सूक्ष्म रूप भी हमारे सामने प्रकट होता है, दिखाई पड़ता है। और हम देखते हैं कि मानवतावादी दृष्टिकोण द्विवेदी युग में पनपा, लेकिन कहीं न कहीं भारतेंदु युग तक आते आते हम यूँ कह लें कि भारतेंदु युग और द्विवेदी युग में पनपा और छायावादी आते आते यह अपना एक बृहद रूप धारण कर चुका था। और हम छायावाद के प्रसाद, पंत, निराला, महादेव वर्मा प्रभृत और अन्य आगे जो कवि आते हैं उन सब की रचनाओं में देखते हैं कि मानवतावादी दृष्टिकोण कहीं न कहीं सबके दिखाई पड़ता है। तो मानवतावादी दृष्टिकोण में अगर हम देखें तो कहीं न कहीं दुनिया भर के जो हमारे सामने आडंबर दिखाई पड़ रहे थे, जो समस्याएं थी, उन समस्याओं को लेकर के मानव एक दूसरे के करीब आया और आडंबरों पाखंडों से निकल करके वह जो यथार्थ था उस यथार्थ को पकड़ा और जो समस्याएं सामने थी उस पर कार्य किया, मानवता का परिचय देते हुए। जैसे कि रहस्य भावना इस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है। तो अगली विशेषता के रूप में अगर हम अगली प्रवृत्ति के रूप में देखें तो रहस्य भावना एक बहुत बड़ी विशेषता हमारे सामने दिखाई पड़ती है, जिसमें प्रसाद जी, महादेव वर्मा जी, पंत जी प्रकृति के माध्यम से रहस्य अर्थात ऐसी चेतना जिस चेतना को दृश्य रूप में हम अपने सामने नहीं देख पाते हैं और वो एक ऐसे साक्षात जगत प्रेम को हम परम परमात्मा का प्रेम के रूप में स्वीकार करते हैं। और उस प्रेम के माध्यम से हम इस जो भौतिक प्रेम है उससे परे निकल करके, उससे बाहर निकल करके ईश्वर का जो प्रेम है उसको प्रकट करते हैं। और यह कहीं न कहीं हम छायावादी के सारे कवियों में देखने के लिए पाते हैं। तत्व चिंतन इस काल की एक बहुत बड़ी बात थी। तत्वों पर जो हमारे
इस पूरे ब्रह्मांड में विभिन्न प्रकार के तत्व हैं। उन सारे तत्वों पर, चाहे वह जल हो, आकाश हो, अग्नि हो, अर्थात यह जो पंच तत्व से बना संसार है, उन तत्वों पर भी अपने सूक्ष्म दृष्टि डाली है इस छायावादी के कवियों ने। और अगली जो महत्वपूर्ण आपके सामने प्रवृत्ति हमें दिखाई पड़ती है वह है वेदना का युगानुरूप विवरण। यानी वेदना भी इस काल की प्रमुख पहचान थी। दर्द को इस साहित्य में बहुत जिया है और बहुत लिखा है। चाहे निराला का जीवन हो, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन हो, इनके अपने व्यक्तिगत जीवन की भी जो इनकी समस्याएं थी, दुख थे, उस दुख से जोड़ते हुए संसार के दुख को जोड़ा है। और उन्होंने इस पूरे साहित्य में वेदना को लिखा है, दर्द को लिखा है, पूरे समाज की, पूरे दुनिया के दर्द को लिखा है। और जिसमें हम देख सकते हैं कि प्रिय जिसने दुख पाला हो, वर दो यह मेरा आंसू, उसके उर की माला हो, मैं दुख से श्रृंगार करूँगी। यह महादेवी वर्मा जी अपने रचनाओं में कहती हैं, अपनी पंक्तियों में कहती हैं। तो यह जो वेदना थी वो युग के अनुरूप थी। युग के अनुरूप इसलिए भी थी कि दो महायुद्धों के बीच में पिसता हुआ, फंसा हुआ यह जो संसार है, वह पूरी दुनिया जो है अपने अपने जीवन यापन की विसंगतियों, संघर्षों को लेकर के परेशान है। और जो भय, संत्रास उत्पन्न हुआ है समाज में, उससे परेशान है। और उसके बीच में इस प्रकार का साहित्य हमें देखने को मिलता है एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में। और जीवन चिरकाल क्रंदन मेरा अंतर ब्रज कठोर, देना जी भर कर झकझोर। ऐसी ऐसी हमारी भावनाएं, ऐसी संवेदनाएं देखने को मिलती हैं इस युग में। यहाँ पर पंत जी लिखते हैं कि चिरपूर्ण नहीं कुछ जीवन में, अस्थिर है रूप जगत का मद। दर्द की पराकाष्ठा थी यह युग, एक दर्द की पराकाष्ठा भी था कहा जाए तो। पूर्णता दर्द से भरा हुआ था। विज्ञान का प्रभाव एक अगली जो महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में हम देख पाते हैं, वह विज्ञान का प्रभाव था। कहने का मतलब इस युग में जैसे कि यह बौद्धिकता का युग था, बौद्धिकता का विकास हुआ, पूरी दुनिया बौद्धिक हुई, ज्ञान का विस्तार हुआ। और उस ज्ञान के विस्तार का बदलाव भी हम छायावाद युग के साहित्य पर देखते हैं और साहित्यकारों पर भी देखने को मिलता है। और इस वैज्ञानिक युग में जो परिवर्तन हम देखने के लिए पाते हैं, वह देखने के लिए पाते हैं कि जो भी शक्तिकण हैं, जितने भी इस संसार को चलाने वाले तत्व हैं, वह सारे तत्व बिखरे पड़े हैं। उनको क्या करना है, उनको समेटना है, उनको संजोना है और इस संसार को नई एक ऊर्जा देना है। जिसे हम प्रसाद के पंक्तियों में पाते हैं कि शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं, जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उनका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। तो ऐसे हम अगली पंक्तियों में भी देखते हैं प्रसाद जी के इड़ा में बुद्धिवाद को लिखते हैं और प्रतीक के रूप में कैसे उसको हमारे सामने लिखते हैं। बिखरी अलकें जम तर्क जाल, यह विश्व मुकुट सा उज्ज्वलतम शशि खंड सदृश था, स्पष्ट बाल अस्पष्ट भाल। तो इस प्रकार से हम देख पाते हैं कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे तत्व ऐसे थे हमारे पूरे संसार के, जो वास्तव में इस सुंदर संसार की रचना के लिए अभी बिखरे पड़े हुए थे। और बुद्धिवाद और जो परंपराएं थी, मान्यताएं थी, उनसे एक संघर्ष भी देखने को मिलता है, एक उनके बीच में द्वंद्व भी देखने को मिलता है। लिखते हैं अगली पंक्तियों में कि तांडव में थी तीव्र प्रगति, परमाणु विकल थे, नियत विकर्षणमयी त्रास से सब व्याकुल थे। कामायनी की पंक्तियों में इस चीज़ को बखूबी देख सकते हैं, एक पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को देख सकते हैं। और छायावादी निगीन जो भी हम साहित्य देखते हैं उसमें
राष्ट्र भावना भी कम नहीं थी। राष्ट्र भावना भी प्रमुख रूप से सामने आती है, दिखाई पड़ती है, और राष्ट्र प्रेम के विभिन्न स्वरूप भी हमें देखने को मिलते हैं। अर्थात राष्ट्रीय चेतना का भी विस्तार हो रहा था, राष्ट्रीय चेतना भी साथ साथ में चल रही थी। और हम राष्ट्रीय चेतना की भी बहुत सारी पंक्तियाँ जैसे जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में देख सकते हैं, जो ऐतिहासिक उनके कविताएँ हैं, नाटक हैं, उनमें भी देख सकते हैं। निराला जी की रचनाओं में भी देखने को मिलता है। हालांकि थोड़ा प्रगतवाद और अन्य जो युगों में प्रवेश करते हैं, साहित्य के और जो भी स्वरूप हमें देखने को मिलते हैं, उन सारे स्वरूपों में मिलता है। जैसे कि प्रसाद जी के एक नाटक में काव्य पंक्ति है, और अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली सा मंगल कुमकुम सारा। तो इस प्रकार से हम देखें, इस नाटक के माध्यम से जो नायिका है, नायिका के वक्तव्य से यह पता चलता है कि हमारे देश की समृद्धि क्या है, हमारे देश की संपन्नता क्या है। श्रृंगारिकता एक इसकी प्रमुख विशेषता हम देखने को पाते हैं। हालांकि श्रृंगार चाहे वह हमारा द्विवेदी युग हो, यूँ हम अगर कह लें कि किसी भी कालखंड में देखें तो श्रृंगारिकता कोई नई बात नहीं थी, लेकिन श्रृंगार का जो एक हम यहाँ तत्व देखने को पाते हैं, वह श्रृंगार दैहिक श्रृंगार से निकलकर एक मानसिक श्रृंगार, यानी श्रृंगार की सूक्ष्मता प्रदान की गई। और वह श्रृंगार की सूक्ष्मता इस प्रकार थी कि तन की सुंदरता के साथ साथ मन की भी सुंदरता का वर्णन किया गया, और उस सुंदरता के माध्यम से इस जो यह संसार है, जिस संसार के क्षणभंगुरता के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, उस क्षणभंगुर संसार के प्रति जो जीवों के प्रति दया, भावना, प्रेम हो सकता है, उसको भी व्यक्त करने का प्रयास किया गया। व्यक्ति चिंतन और अनुभूति तथा आत्माभिव्यंजन, यहाँ पे व्यक्तिगत रूप से भी चिंतन देखने को मिलता है। इसकी प्रमुख विशेषता के रूप में आता है कि व्यक्तिगत चिंतन, इस युग के समस्त साहित्यकारों में व्यक्तिगत चिंतन की भी चेतना हमें दिखाई पड़ती है। जैसे कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो इस प्रकार से हम व्यक्तिगत जो व्यक्तिगता की भावना थी वह भी पनपती हुई दिखाई पड़ती है, और उस युग के समस्त साहित्यकारों में दिखाई पड़ती है। आत्माभिव्यंजन जो था, अर्थात अपना सुख दुख, उतार चढ़ाव, जीवन की जो समस्याएं थी उसकी भी व्यंजना करना, यानी इस युग के सभी कवियों में देखने को मिलता है। चाहे वह वर्मा जी हों, अर्थात महादेवी वर्मा जी, नरेंद्र जी और भगवती चरण वर्मा जी, आज सभी के कविताओं में आत्माभिव्यंजन को बड़े आसानी से देखा जा सकता है। और प्रतीकात्मक शैली का भी प्रयोग किया गया। गीत और प्रगीत शैली भी इस कालखंड में प्रमुख रूप से हमारे सामने दिखाई पड़ती है। प्रतीकात्मक शैली में हम देखें तो हमें बहुत सारी ऐसी रचनाएं, ऐसा हमें देखने को मिलता है, और बिंब विधान इस कालखंड की सबसे प्रमुख विशेषता के रूप में देखने को मिलती है। क्योंकि अगर हम बिंब विधान के कुछ उदाहरण देखें तो हमें मिलता है कि लाली बन सरल कपोलों में, आँखों में झंझन सी लगती, कंचित अलकों सी घुंघराली, मन की मरोर बनकर जगती। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इस काल में बिंब विधान पर बहुत ही सूक्ष्मता के साथ ध्यान दिया गया और लिखा गया। चित्रात्मकता भी कहीं न कहीं उसी के अंतर्गत आती है, और बिंब विधान की प्रमुख जो थी शब्दों की चित्रात्मकता, उसको भी बड़े सुंदर ढंग से बहुत ही अच्छे रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्रसाद जी की पंक्तियों में हम देखते हैं कि शशि मुख पर घूंघट डाले, आंचल में दीप छिपाए, जीवन की गोधूली में तुम कौतूहल से आए।
तो इस प्रकार से हम देखें तो कहीं न कहीं हमें यह हर जगह देखने को मिलता है। एक निष्कर्षतः हम यूँ कह सकते हैं कि जो यह साहित्य है, इस साहित्य में बहुत सारी प्रवृत्तियाँ सामने आईं, क्योंकि एक ऐसा माहौल रचा बसा था पूरे संसार में जहाँ पर बहुत सारी मानसिक चेतनाएँ, भावनाएँ उभर कर आती रहीं, साहित्यकार उसमें प्रवृत्त होते रहे, लिखते रहे। आज के वीडियो में यहीं तक, अगली वीडियो में पुनः हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत शुभकामनाएँ। नमस्कार।